सचिन वजय जो शिवसेना का आदमी रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो शिवसेना के किन्हीं लीडरों को वो पैसे ना देता हो। और जिस दिन ये खुलासा होगा तो ये पक्का समझिए कि महाराष्ट्र की सरकार फिर रह नहीं सकती, क्योंकि अगर इसके तार उद्धव ठाकरे तक जुड़ते दिखाई दिए तो इस्तीफा उद्धव ठाकरे को भी देना पड़ेगा। तो कितनी भी चालाकी कर लें, महाराष्ट्र का एक एक मंत्री इसमें पकड़ा जाएगा। अनिल देशमुख ये शिकंजे में सीबीआई के हैं, लेकिन अब समझा जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है। आप सभी को बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन, सभी को हार्दिक शुभकामना, मंगलमय हो। और जिन्होंने संविधान बनाया उस संविधान की ताकत आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर इसी संविधान के ताकत के तहत महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री सीबीआई के शिकंजे में हैं और सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि जो पूर्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर थे, उन्होंने 100 करोड़ की उगाही का एक आरोप लगाया था और उन्होंने एप्लीकेशन दी थी बाकायदा कोर्ट में कि यहां महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से पैसे की उगाही के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं पुलिस का, और उल्टे सीधे काम करने की एवज में पैसे इकट्ठे करके गृह मंत्री को दिए जा रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया और इसके चलते आपको बताएं कि अच्छा खासा एक हलचल हुई और इन गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह था कि ये जो गृह मंत्री 100 करोड़ की उगाही का जिनके ऊपर आरोप लगा है, अनिल देशमुख, तो क्या ये अकेले इस 100 करोड़ को हजम कर रहे थे या इसमें से हिस्सा कहीं और भी जा रहा था? यूं तो आपको बताएं कि एक सचिन वजय नाम का एक पुलिस का एपीआई है जो एनआईए की गिरफ्त में है और एंटीलिया मामले की जांच चल रही है, जिसके आए दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। उस सचिन वजय ने भी एक चिट्ठी एनआईए को लिखकर दी थी और उसमें लिखा था कि अनिल जो देशमुख हैं, इन्होंने 2 करोड़ रुपए मुझसे मेरी बहाली के लिए लिए जब मेरा सस्पेंड था, मैं सस्पेंशन कैंसिल करने के। और वो पैसे किसको दिए? तो वो कहते हैं उसमें जिक्र करते हुए कि उन्होंने कहा था शरद पवार मान नहीं रहा था, शरद पवार चाहते ही नहीं थे और शरद पवार को मना लूंगा, ऐसा अनिल देशमुख ने कहा था। अब सवाल यह उठता है कि अनिल देशमुख जो कि एनसीपी के कोटे से गृह मंत्री थे, अब क्या वो एनसीपी के जो प्रमुख शरद पवार उनको भी इसका हिस्सा देते थे? जांच ये होनी है। सीबीआई ने बहरहाल बिठा के रखा है, जांच हो रही है और इसको पूरा जो जांच का एंगल है वो सारा इस 100 करोड़ की उगाही तक ही सीमित नहीं है। मामला यहां तक जाएगा कि पुलिस के जरिए ये जो 100 करोड़ रुपए उगाही की गई, इसकी एवज में अभी तक जो सामने आया है कि होटलों को कुछ छूट दी गई, इसी तरह पब को कुछ छूट दी गई, बियर बार को कुछ छूट दी गई, लेकिन क्या इसकी एवज में गुंडों को छोड़ा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े अपराधियों को छोड़ दिया गया पैसे की एवज में? जिस तरह का जिक्र पत्र में था, सचिन वजय ने अपने पत्र में जिक्र किया था कि कुछ डील के लिए भी कहा जाता था कि आप अगर डील कर लोगे इसकी एवज में आपको पैसे मिल जाएंगे। उसने बाकायदा जिक्र किया था एक दुर्घटना का, जिस दुर्घटना में कई लोग मारे गए थे और एक सोसाइटी जो थी उसके ऊपर केस था, तो बीएमसी का केस चल रहा था और उसको सलाह दी गई है सचिन वजय को कि आप वहां से 50 करोड़ रुपए ले सकते हो अगर केस क्लोज कर दो। तो मामला यह आपराधिक भी हो गया है, क्योंकि यदि पुलिस का कोई कर्मचारी किसी जो कोर्ट में केस चल रहा हो, आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, उस केस को खत्म करने की एवज में वो पैसे लेता है, रिश्वत लेता है, तो यह बहुत बड़ा एक अपराध है। तो इस तरह तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जो ड्रग माफिया हैं और वो जो ड्रग का धंधा कर रहे हैं वो सब इसी तरह पनपे रहेंगे। उन्होंने भी पैसे बांध रखे होंगे। अब वो पुलिस को देते थे ये 100 करोड़ रुपए में, या वो किसी मंत्री को देते थे, ये अभी जांच होना बाकी है। तो बहरहाल आपको बताएं कि जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, ये शिकंजे में सीबीआई के हैं, लेकिन अब समझा जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि ऐसे खुलासे होने के चांस हैं। क्योंकि जब लगेगा एक आदमी को कि मैं तो जा ही रहा हूं, तो वो जरूर ये बताएगा, बताना पड़ेगा ही कि कहां कहां उसने उस पैसे को दिया। अगर अनिल देशमुख ये कहते हैं साहब मैंने तो कोई पैसा लिया नहीं, ये सब झूठ है, तो ये भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि सीबीआई वो देश की जानी मानी संस्था है,
जो पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़ने में काम कर लेती है। और आपको बताएं, पुराने पुराने बहुत ऐसे केस हैं उलझे हुए जो सीबीआई ने सुलझाए हैं। ये इच्छा शक्ति और केंद्र में बैठी हुई जो गृह मंत्री है उसके ऊपर की बात होती है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि सीबीआई को पूरा फ्री हैंड दिया हुआ है और इस समय जो सीधी सीधी निगरानी है वो गृह मंत्री इस केस में कर रहे हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट इस केस में हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब जहां भी ये रिश्वत गई होगी और जिन जिन भी लोगों ने इस एवज में कुछ गलत काम किए होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इसी में आपको बताएं, ये कहा जा रहा है कि ये जो 100 करोड़ की उगाही का मामला है, क्योंकि जो सचिन वजह है जिसके द्वारा उगाही करवाई गई, उस सचिन वजह ने कई ऐसे राज एनआईए को उगले हैं जिससे पता लग रहा है कि वो केवल ये 100 करोड़ गृह मंत्री तक ही नहीं देता था, ये उगाही वो अपने लिए भी करता था। कई केसों में ऐसा देखने में आया कि जो इसमें जिक्र नहीं है, जो डायरी मिली है उसमें पब, डिस्को और ये सब जो है बियर बार का जिक्र जो है वो तो है ही है, लेकिन उस डायरी के अंदर नेताओं के नाम कोड वर्ड में लिखे हैं जिससे अभी पता होना बाकी है और सीबीआई इस बात की पता लगाएगी, लेकिन ये बात तय है कि अब पता तो जरूर चलेगा। और सचिन वजह जो शिवसेना का आदमी रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो शिवसेना के किन्हीं लीडरों को वो पैसे ना देता हो। और वो लीडर कौन है? वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री को देता था या किसी और मंत्री को, किसी सांसद को देता था या किसी विधायक को। अब ये एक बात का पता लगना शेष रह गया है और जिस दिन ये खुलासा होगा तो ये पक्का समझिए कि महाराष्ट्र की सरकार फिर रह नहीं सकती, क्योंकि अगर इसके तार उद्धव ठाकरे तक जुड़ते दिखाई दिए तो इस्तीफा उद्धव ठाकरे को भी देना पड़ेगा। और ये माना जा रहा है, हालांकि अभी भी बीजेपी तो ये कहती है कि ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नैतिकता शायद उन्होंने दिखाई नहीं और नैतिकता के बारे में सोचा नहीं और इसलिए उद्धव ठाकरे ने अभी तक इस्तीफा दिया नहीं। लेकिन आगे देखिए, आज पहले दिन जांच हुई है, 15 दिन में उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है बंबई हाई कोर्ट में, और सीबीआई जब कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेगी तो जरूर उसमें तथ्य, नाम और सबूत भी होंगे, क्योंकि अगले किसी बंदे की रिमांड, अगली पूछताछ के लिए जब कोर्ट में वो आरोप पत्र दाखिल होगा तब उसमें जरूर कुछ ना कुछ सबूत कोर्ट को देने पड़ेंगे। ये सीबीआई का काम इसीलिए थोड़ा टफ है और इसीलिए जल्दबाजी में ये पूरी की पूरी जांच ये गहराई से करने में टाइम लग रहा है। और आपको बताएं कि सीबीआई ने काफी तैयारी की है, इसके लिए 2 टीम बाकायदा मुंबई में भेजी गई हैं, वो अलग अलग एंगल से अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही हैं। इसी कड़ी में आपको बताएं, जो गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं, इनके 2 सहायक वो सीबीआई ने बुलाए थे और उनसे पूछताछ की थी। तो उनसे पूछताछ का मतलब यही है कि मंत्री जी के पास कौन आता था, कौन जाता था और इनके कहां बैंक के खाते खुले हैं, कहां संपत्ति है। जो सचिव हैं उनको भी, सहायकों को भी पता होता है, वरना ये सीबीआई का काम है और ईडी मिलकर के ये सारी जांच करेगी। जो व्यक्ति महीने के 100 करोड़ कमा रहा हो, मान लीजिए उसमें से 4 हिस्से भी कर दिए होंगे तो भी 25 करोड़ पर एक महीने में आए हैं और ये एक सिपाही से आए, ध्यान रख, केवल एक सचिन वजह। कितने सचिन वजह महाराष्ट्र के अंदर थे? पूरा बड़ा महाराष्ट्र, उसमें कई महानगर, तो कितने पैसे आते होंगे इसका आइडिया लगाइए। तो यदि किसी व्यक्ति को, अनिल देशमुख को 100, 200, 500 करोड़ रुपए आते होंगे महीने के, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो संपत्ति को छुपा लेगा। और इसलिए ईडी का भी यहां काम बढ़ता है और ईडी ये पता लगा रही है कि ये जो अनिल देशमुख है इनकी संपत्ति कहां कहां है। और जब पूरी संपत्ति अटैच कर दी जाएगी, सब संपत्तियों का पता लगा लिया जाएगा, तब जरूर जवाब देना पड़ेगा अनिल देशमुख को कि ये संपत्तियां आई तो कहां से आई, इसका स्रोत बताइए। और इसी तरह आपको बताएं, जांच हुई थी कुछ दिनों पहले, ईडी के द्वारा जांच की गई थी संजय राउत की भी। संजय राउत से भी संपत्ति के बारे में ब्यौरा मांगा गया था, उसकी पत्नी का ब्यौरा मांगा गया था। और जिस तरह से लोग करते हैं काम कि एक कंपनी बना करके पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर दिया, इस तरह से संजय राउत की पत्नी को अभी पूछताछ हुई थी, क्योंकि कुछ बिल्डरों के साथ मिलकर के वो बिजनेस चलाती हैं, कुछ कंपनी बना रखी है जिसमें कि प्रोडक्शन हाउस भी खोल रखा है, इस तरह की कुछ चीजें मिलीभगत करके है। अब इन सब मामलों को फिलहाल
ये लिंक करने में लगी हुई है ईडी और सीबीआई कि आखिरकार ये जो नेता हैं, जहां इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस संपत्ति को कहां कहां इन्होंने खरीदा है, पैसे को कहां इन्वेस्ट किया है। और ये सब जानकारी प्राप्त करने में टाइम लगता है, क्योंकि जो नेता हैं इनके तार कई बार विदेशों में बैठे हुए लोगों से भी जुड़े होते हैं और विदेशी उद्योगपतियों के जरिए भी ये अपने पैसे को ठिकाने लगाते हैं। कई बार ऐसा देखने में आया कि शेल कंपनियां बनाकर और उस पैसे को इधर उधर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन हमारे देश की ईडी अब जिस तरह से पिछले दिनों से काम कर रही है, कई ऐसे खुलासे किए हैं कि जिन्होंने शेल कंपनियां बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित की और पैसे को इधर उधर किया, उन लोगों का भी पता लगा लिया गया। और आपको बताएं, इस मामले में बहुत केंद्र सरकार है, जो हमारा वित्त मंत्रालय है, ये काफी सख्त इस मामले में है। तो कितनी भी चालाकी कर लें, महाराष्ट्र का एक एक मंत्री इसमें पकड़ा जाएगा। और आपको बताएं, 3 मंत्रियों के तो नाम आ ही चुके हैं। अनिल देशमुख के साथ ही में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का नाम भी आया था, इसी तरह शरद पवार का भी नाम आया था और अनिल परब का भी नाम आया था, जो कि परिवहन मंत्री हैं। और इस तरह से 2-3 लोग तो मंत्रालय में हैं और एक प्रमुख हैं एनसीबी के। जब इनके नाम आए हैं बड़े बड़े, तो जरूर यह है कि जब सीबीआई जांच कर रही है और ईडी जांच करेगी, तो इसके तार सरकार में बैठे हुए, मंत्रालय में बैठे हुए और लोगों तक भी जुड़ेंगे। और इसलिए देखना होगा कि यह सरकार कब तक चल सकती है, कब तक चलेगी। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि अनिल देशमुख से जो पूछताछ होगी, क्योंकि वो एक मंत्री है और वो अपने ऊपर सारे बला क्यों लेंगे, जिन जिन को उन्होंने हिस्सा दिया होगा तो बता ही देंगे। और जब बता देंगे तो वो सब लोग भी फंसेंगे इस केस में, जिन्होंने भी इस मामले में रिश्वत ली होगी। और ये बहुत ही गंभीर मामला है कि पुलिस के जरिए अवैध धंधे, गलत काम करने की एवज में पैसे लेना और उनको इस काम के लिए छूट देना अपराधियों को कि आप जो चाहे करिए। इसी का नतीजा आज शायद है कि महाराष्ट्र के अंदर जो कोरोना फैल रहा है, वो कोरोना इसीलिए फैल रहा है क्योंकि पुलिस तो पैसे लेकर शांत हो जाती थी, कोई कार्रवाई बीएमसी नहीं करती थी, मंत्री लोग कोई कार्रवाई नहीं करते थे। और वहां की जनता, वहां के लोग, चाहे वो फार्म हाउस चलाते हो, चाहे वो होटल चलाते हो, चाहे वो डिस्क चलाते हो, चाहे वो बियर बार चलाते हो, उन सब ने नियम कायदे कानून को ताक पे रखा, क्योंकि उन्हें तो रिश्वत देनी है और रिश्वत देकर वो निश्चिंत हो जाते थे कि हमारा कोई सरकार में बिगाड़ने वाला है नहीं। और इसीलिए आज कोरोना की विस्फोटक स्थिति महाराष्ट्र के अंदर है। तो इन सब के लिए ये भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। अब ये भ्रष्टाचार का जब खुलासा हुआ है, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो कहीं इधर उधर की बातें कर रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, या दूसरों पर ये कह रहे हैं केंद्र पर कि केंद्र ने हमें टीके नहीं दिए, केंद्र ने हमें ऑक्सीजन नहीं दी। जबकि ये स्थिति जिन जिन राज्य में है, राज्यों को पूरी आजादी है और राज्य को ही पूरी व्यवस्था देखनी थी कि आप अपने स्टेट में कैसे इसको लागू करते हैं, सख्ती के साथ किस तरह से लोगों से इसका नियम का पालन कराते हैं। तुलना आप उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो प्रतिदिन के केस हैं बाकी राज्यों से और महाराष्ट्र से भी कम है। तो यह कहना गलत है। भ्रष्टाचार की भेंट महाराष्ट्र को चढ़ा दिया गया और भ्रष्टाचार के कारण जनता की जो सेवा सुध लेनी चाहिए थी सरकार को, वो नहीं ली गई। इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और इसकी जवाबदेही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को देनी पड़ेगी। वंदे मातरम।